1 मोल मॉलिक्यूल्स गॉट सेपरेटेड, है ना। ये सॉलिड यूरिया था, ये सॉलिड है, अब ये एक्वस है, और सॉल्यूशन के अंदर बताओ यूरिया के कितने मॉलिक्यूल है? 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्योंकि यूरिया नॉन वोलाटाइल है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी, इस केस में 0.52 केल्विन आ जाएगा। मुझे लगता है ये सबको याद होना चाहिए। क्या आपको याद है 1 मोलल सॉल्यूशन में, ये 1 मोलल है, 1 मोल इन 1 kg, बोलो 1 मोल बोलो इन, और 1 मोल इन 1 kg जो एलिवेशन होता है वो केबी के बराबर होता है, और केबी 0.52 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यूरिया के साथ नेक्स्ट ले लेता हूं सोडियम क्लोराइड, सॉलिड 1 मोल, इसको भी ऐड कर दिया 1 kg वाटर में। सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो गया, लेकिन साथ ही उसने ना आयंस भी बना दिए इनसाइड वाटर। इट इज नो मोर एग्जिस्टिंग एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल जो है उसने बोलो कितने आयन बना दिए? नो, इनसाइड सॉल्यूशन इट इज 2 मोल पार्टिकल्स। से यस और नो? देयर आर 1 मोल सोडियम आयन एंड टेल मी 1 मोल। बेटा अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व करेंगे वो पहले से डबल होगी। डबल क्यों होगी? बोलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब जो ऑब्जर्व करेंगे, पहले प्रॉपर्टी थी फॉर 1 मोल, अब है फॉर, ऑटोमेटिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले से डबल हो गई। बताइए सोच के, अगर सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट नहीं करता तो बाहर कितना था, अंदर सॉल्यूशन में भी कितना होता? उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती? 0.52। अब क्या है बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएशन में बढ़ गई या कम हो गई? बड़ी शॉर्ट में लाइन में मुझे आंसर दीजिए, क्यों बढ़ गई? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया। बोलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो मेरी तरफ, ये सोडियम क्लोराइड जैसे आपने वाटर में डाला डिसोशिएट हो गया, बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए या कम हो गए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। बोलो अच्छा बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या कैलकुलेट करते हैं? इधर देखना, ये कौन सा मॉलिक्यूल बोला? सोडियम क्लोराइड। वाटर में डाला, बताओ पार्टिकल का साइज बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया, आधा हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। जैसे देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इज प्रोपोर्शनल टू वेट अपॉन। आप बताएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है? तो याद रखना, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू। फिर बताओ मुझे, अगर डिसोसिएशन हुई तो पार्टिकल का नंबर बढ़ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, है ना, और पार्टिकल का साइज कम हो गया तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। ठीक है ना? लिखो अपनी कॉपी पर, डिसोसिएशन। इन डिसोसिएशन ए पार्ट number of particles inside solution will increase, so the value of colligative property will also increase. Dissociation में ऐसा होगा, observed colligative property will be greater than normal colligative property. जो आपने ऑब्जर्व की, बताओ यहां ऑब्जर्व क्या किया आपने, और नॉर्मल अगर बिहेवियर होता तो क्या होता? तो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी बढ़ गई नॉर्मल बिहेवियर। नेक्स्ट बी पार्ट लिखिए, द पार्टिकल साइज डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन, कॉमा, सो द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास विल ऑल्सो डिक्रीज। अच्छा बोर्ड पर देख के बताना, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, बच्चे बताना इस एग्जांपल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले से डबल होगी तो मॉलिक्यूलर मास पहले से आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का सुनो, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 58.5 है, कितना है? और जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से उसकी वैल्यू निकालता हूं तो उसकी वैल्यू 29.25 आती है। बताओ 58.5 का एग्जैक्ट आधा 29.25, समझ आ गया ना? 29.25 क्यों आती है, बात समझ गए आप लोग? सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 58.5 है, लेकिन जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वैल्यू निकालते हैं तो 29 एग्जैक्ट वैल्यू का आधा आता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई तो मॉलिक्यूलर मास पहले से आधा हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएशन की। मान लीजिए अगर सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो गई, जैसे एग्जांपल है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेटा जब हम इसको बेंजीन में ऐड करते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल जो हैं
वो आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़कर डाइमर बना लेते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिटिक एसिड, ये रहा एसिटिक एसिड, ये रहा एसिटिक एसिड का सेकेंड मॉलिक्यूल। दे हैव एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखा आपने, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के जुड़ गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेकिन याद रखिएगा, एसिटिक एसिड एसोसिएट करता है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड को वाटर में डालेंगे ना, वो डिसोसिएट करता है। एसिटिक एसिड वाटर में आयन बनाता है, तब वो डिसोसिएट करता है। लेकिन एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एसोसिएट करता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लीजिए तो ये एसोसिएट करता है। इधर देखिए, बताओ एसिटिक एसिड के आगे क्या है? 2 मोल। तो आई हैव टेकन 2 मोल। अब बताओ सॉल्यूशन के अंदर जाकर, अब बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए कम हो गए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बताओ, पार्टिकल का साइज पहले से बढ़ गया कम हो गया? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 है। कितना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से 120 आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो डाइमराइज कर जाता है। बात समझ गए? ठीक है ना। ये एग्जांपल लिखो अपनी कॉपी पर। और उसके बाद ये जो मैंने लिखा है, इनके बीच में आपने लेस देन ग्रेटर देन का साइन पुट अप करना है। हाँ जी, क्या लिखा आपने? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेस देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया। एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। बड़ा आसान सा तरीका, एक बार फिर बोल देता हूं। नंबर 1, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर, है ना। नंबर बढ़ेगा डिसोसिएशन में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। नंबर कम होगा एसोसिएशन में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल का जो सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करे। बोलो, उस मॉलिक्यूल का जो, मेरी तरफ देखना, इधर देखो, डिसोसिएशन में पार्टिकल का साइज कम हो गया तो मॉलिक्यूलर मास, है ना। एसोसिएशन में पार्टिकल का साइज बढ़ गया तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन अराइज होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इधर देखो कितनी बढ़ गई, यहां कितनी बढ़ गई, यहां डबल बढ़ गई। बोलो कितनी बढ़ी? लेकिन ये तब होगा अगर पार्टिकल का नंबर डबल हो जाए। क्या मैं कहूं कितना इंक्रीज होगा? वो डिपेंड करेगा पार्टिकल का नंबर कितना इंक्रीज करता है। डिसोसिएशन कितनी होती है बताओ? यहां पे क्या था? यहां पे क्या मैं कहूं 100% डिसोसिएशन है? बोलो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 100% बढ़ गई। अगर 60% डिसोसिएशन हुई तो 60% बढ़ेगी। अगर 30% डिसोसिएशन हुई तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी बढ़ जाती है या कितनी कम हो जाती है? वो डिपेंड करेगा कितनी डिसोसिएशन या कितनी एसोसिएशन होती है। और वो फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वांट हब्स फैक्टर। लिखो अपनी कॉपी पर, वांट हब्स फैक्टर। बड़ा इसको हम सिंबलाइज करते हैं आई से। इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। बच्चे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और लास्ट एक डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, बोलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर। इधर देखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लास्ट वाली, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। वांट हब्स फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास, तो नॉर्मल ऊपर आ गया, ऑब्जर्व्ड नीचे आ गया। अच्छा आप बताइए डिसोसिएशन में, इधर देखकर बोलिए डिसोसिएशन में विच वाज ग्रेटर, ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी वाज ग्रेटर या नॉर्मल प्रॉपर्टी वाज ग्रेटर? तो बोलो डिसोसिएशन में आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज, दिस इज ग्रेटर देन दिस। बोलो आई इज
अभी मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी थी, बताओ सोडियम क्लोराइड में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? 1.04 और नॉर्मल क्या थी? आई की वैल्यू तो 2 आ गई। सर सोडियम क्लोराइड में आई की वैल्यू 2 आ गई, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। लिखेंगे आप इन डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और क्यों? उसका रीजन ये लिखा हुआ, बिकॉज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आपके लिए मैं आसान कर देता हूं, इधर देखो ध्यान से, बताओ सोडियम क्लोराइड में कितने आइंस है? 2, तो जितने आइंस है ना वो आई की वैल्यू बताओ। अभी मैंने सोडियम क्लोराइड में आई की वैल्यू क्या बताई थी आपको? कैसे बताई थी? 2। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलो 1.04 डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 0.52 आगे थे ना 2। लेकिन कब? अगर 100% डिसोसिएशन होगी। बोलो अगर, बोलो सोडियम क्लोराइड में आई की वैल्यू अगर 100% डिसोसिएशन है तो 2। बताओ कैल्शियम क्लोराइड में आई की वैल्यू अगर 100% डिसोसिएशन तो, है ना। यहां लिखा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी तो 100% डिसोसिएशन होती है ना, ठीक है ना। और बताइए एसोसिएशन में क्या लिखा? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन एसोसिएशन आई विल बी, लिखे इन एसोसिएशन आई इज लेस देन 1, और रीजन वो लिखा सामने, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेस देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बोर्ड पर देखिए, बताइए आई की वैल्यू यहां पे ये क्या लिखा? नंबर ऑफ पार्टिकल। बताओ यहां आफ्टर एसोसिएशन कितना? 1, बिफोर एसोसिएशन क्या वैल्यू आएगी? 1 बाय, बोलो एसिटिक एसिड अगर 100% एसोसिएट करता है तो आई की वैल्यू 1/2, 0.5। कैसे हुआ वो? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 1 अपॉन बिफोर एसोसिएशन 2, 1/2। समझिए आप लोग, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट लाइन में, फॉर एन आयनिक सबस्टेंस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल देखो बोर्ड पर, ये मैंने कुछ साल लिखे, ऊपर क्या लिख दिया मैंने? इनके लिए आई की वैल्यू बोलो, सोडियम क्लोराइड में 2 आ जाएगी, कैल्शियम क्लोराइड 3, 5, नेक्स्ट में भी 5। ये दोनों में 5 क्यों? 4 पोटेशियम एक कॉम्प्लेक्स, 3 कैल्शियम 2 फॉस्फेट, और लास्ट में एक्सेप्शन है दैट इज 3। एक्चुअली जो लास्ट साल्ट है ना ये Hg2 पॉजिटिव एज 1 आयन एग्जिस्ट करता है प्लस 2 क्लोराइड आयन। ये जो मर्क्यूरस आयन है ना Hg2 पॉजिटिव, इट एग्जिस्ट एज 1 आयन, ये फर्दर आयोनाइज नहीं होता, ये डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मर्क्यूरस आयन। तो एक आयन ये बनता है और 2 आयन ये बन जाते हैं, तो यहां आई की वैल्यू 3 आ जाती है। और अगर मैं ऐसे लिखूं A 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म A3, 100% एसोसिएशन, क्या बताएंगे मुझे अब आई की वैल्यू क्या आएगी? बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड सॉल्यूशन, आउटसाइड सॉल्यूशन, ये कैसे हुआ? समझ आ गया आपको? नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन इट इज 1 एंड बिफोर डिसोसिएशन इट इज 3। अगर 100% एसोसिएशन हुई तो आई की वैल्यू 0.33 आ जाएगी। लेकिन बच्चे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर डिसोसिएशन 100% नहीं हुई, 10% हुई, 20% हुई, 40% हुई तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, इन केस डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज नॉट 100%, देन फर्स्ट पार्ट अल्फा डिसोसिएशन I-1 अपॉन n-1, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस n, कोई भी फार्मूला, ये दोनों फार्मूला सेम, वेयर दिस अल्फा डी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बोलो ये क्या? आई क्या होता? आई 1/2 फैक्टर -1 अपॉन n, यहां n है नंबर ऑफ आइंस इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आइंस इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने आइन है वो n की वैल्यू। I-1 अपॉन n-1, अगर मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता है 1 माइनस आई 1 माइनस। बोलो अल्फा क्या बोला मैंने? डिग्री ऑफ, थोड़ा सा इसकी बात कर देते हैं, व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चे अल्फा मल्टीप्लाइड 100, दिस कॉल्ड परसेंट डिसोसिएशन।
बताओ परसेंट वर्ड तो समझते हैं ना आप, 100 में से कितना ब्रेक हुआ, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। तो अल्फा को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या बनता है, बताना। परसेंट डिसोसिएशन को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो, परसेंट डिसोसिएशन को 100 से डिवाइड करूं तो, है ना। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल में अगर परसेंटेज डिसोसिएशन गिवन होगा उसको 100 से डिवाइड करना, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू अमाउंट डिसोशिएटेड out of 1 mole, 1 mole substance, amount dissociated out of 1 mole substance, बोलना मेरी तरफ देखकर, amount dissociated out of 100 mole substance, that is called, and amount dissociated out of 1 mole substance is called degree of dissociation. Amount dissociated out of 1 mole, amount dissociated out of 1 mole substance, that is called डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज डिसोसिएशन। एक और फार्मूला लिख देता हूं, अल्फा इज अमाउंट डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो बेटा ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में। नंबर 2, अगर एसोसिएशन है, नो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, देखो डी फॉर डिसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन। वी कैन यूज एनी ऑफ द फार्मूला। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बोलो व्हाट इज अल्फा ए फॉर, और यहां एन क्या, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटिंग। कोई मैं फार्मूला, कोई कंपाउंड लिखता हूं, कैल्शियम क्लोराइड 40% डिसोशिएटेड, लिखिए आप भी। इसमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। अच्छा बिना कैलकुलेट करिए आप बताइए मुझे 100% डिसोशिएटेड, अब बताइए आई की वैल्यू क्या आएगी, बोलिए 3 कैसे आएगी, बोलो इसमें कितने आइंस है, 3 आइन, तो जो जितने आइंस है 100% डिसोशिएट करे तो वही आई की वैल्यू, ठीक है ना। 40% में क्या आएगी बच्चे, ये रहा फार्मूला आपके सामने, लिखो अपनी कॉपी पर। अल्फा डिसोसिएशन इज आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। फाइनली आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1, तो आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1 प्लस 1। ये रहा आई माइनस 1 इज अल्फा इंटू एन माइनस 1, और 1 ट्रांसपोज कर दिया मैंने। क्या प्रॉब्लम में बोर्ड पे देखकर आप बताएंगे अल्फा की वैल्यू, बोलो बच्चे 40 या 0.4, कैसे हुआ 0.4, 100 से डिवाइड कर दिया, इनटू ब्रैकेट में क्या बताएंगे, एक मॉलिक्यूल कितने आयन बनाएगा, 3 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा अंदर 2.8 प्लस 1, दैट इज 1.8 आंसर आ गया। दैट इज द वैल्यू ऑफ आई इन दिस केस। बताओ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है या लेस देन 1 आ रही है, आ रही है ना, ग्रेटर देन 1, 1.8 है ना। अच्छा बच्चे अगर मैं ना आई ये 100% ले लूं तो उस केस में आई कितना आएगा, आई इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 1। मैं आपको बता रहा हूं अगर मैं 100% ले लूं डिसोसिएशन तो बोलो अल्फा की वैल्यू 100 बाय 100, 1, नंबर ऑफ आइंस 3 माइनस 1 प्लस 1, ये अंदर क्या आएगा 2, 2 प्लस 1 बताओ 3 आ गया, जो मैंने डायरेक्टली बता दिया था आपको, ठीक है ना। कितनी डिसोसिएशन है या कितनी एसोसिएशन है, डायरेक्टली फार्मूला यूज करके हम आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चे अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करना, और चलिए नेक्स्ट स्टेप यहां से देखते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पर एक बार फिर लिखिए, अपनी कॉपी पर ये आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई मल्टीप्लाइड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Another important formula,
इस पर बेस भी कुछ काफी सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे बुक्स में। बोलो बोलो, इधर पढ़ो, ये क्या ऑब्जर्व्ड, बोलो फिर बोलो। इसको मैं बोलता हूं एबनॉर्मल। ऑब्जर्व मींस जो एबनॉर्मलिटी होगी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बताओ एबनॉर्मलिटी कौन कौन से दो केसेस में होती है? मेरी तरफ देखो, मान लो एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है। बड़ा याद करना, आज तक मैंने आपको जितने 10-12 न्यूमेरिकल करवाए सॉल्यूशन में, मैंने हर न्यूमेरिकल में लिखवाता था यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। मैंने एबनॉर्मलिटी वाला प्रॉब्लम करवाया नहीं, न्यूमेरिकल नहीं करवाया आपको। लेकिन मान लो आ गया, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ XYZ सोडियम क्लोराइड। बताओ सोडियम क्लोराइड में नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मल? बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो नॉर्मल फार्मूला ना, नॉर्मल फार्मूला, उसको आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। नॉर्मल फार्मूला को आपको I फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद करो, मैं ऑब्जेक्टिव में आपको IS से मल्टीप्लाई कर रहा था। वो क्या था? IS, वही है I फैक्टर, समझ लो। आप बताएंगे फॉर कैल्शियम क्लोराइड IS क्या था? IS फैक्टर 3, तो वही I फैक्टर 3 आ रहा है ना, जो हम ऑब्जेक्टिव में कर रहे थे। मैं उसका मैथमेटिकल फार्मूला आप दे रहा हूं आपको। जैसे जैसे मान लीजिए डेल्टा TB, बोलो फार्मूला। लेकिन मान लो प्रॉब्लम में एबनॉर्मलिटी है, सोडियम क्लोराइड है, तो आप क्या करेंगे? IKBM करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल फार्मूला KBM और I फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई। अब मैं इसको कर देता हूं ऑब्जर्व्ड, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड I KF इनटू M, पाई ऑब्जर्व्ड I NB अपॉन VRT, एंड डेल्टा P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू IXB। आप लिख सकते हैं सारे फार्मूला। So whenever there is abnormality, नॉर्मल फार्मूला को अपने I फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। और abnormal बिहेवियर में अगर आप I फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते, आंसर विल बी रॉन्ग। So abnormal elevation in boiling point, there is I into KB into M। आपको बुक में बड़े सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालो, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। तो आपको सबसे पहले देखना है नॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं यूरिया, सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड। आप बताएंगे इनमें से किसका बिहेवियर नॉर्मल होगा, है ना। तो ये इसका इधर देखो, यूरिया की प्रॉब्लम करनी है तो आप आई की जगह 1 लगा सकते हैं। बताओ आई का फार्मूला क्या होता है? और नॉर्मल बिहेवियर में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू, देन आई इज इक्वल टू 1। इन दोनों का बिहेवियर नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल? इनके केस में आपको नॉर्मल फार्मूला को आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 0.1 मोलर एक्वस K4FeCN solution at 27 डिग्री सेल्सियस, 40% dissociated, फाइंड पाई। लिखो प्रॉब्लम, फाइंड पाई या फाइंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज पाई? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। सबसे पहले आप बताइए नॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर। लिखो अपनी कॉपी पर, एबनॉर्मल बिहेवियर। पाई इज इक्वल टू ICRT। अब न्यूमेरिकल में आपको I फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू I इंटू 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 300 एटमॉस्फेयर। ये तो हो गया सॉल्व, सिर्फ रह गया I फैक्टर। C मोलैरिटी ये सामने गिवन है 0.1, ठीक है ना। R कांस्टेंट है और टेम्परेचर 27 इंटू 273 300 आ गया। अब रह गया I फैक्टर। इधर देखिए बताओ क्या एसोसिएशन या डिसोसिएशन? बोलो। अल्फा इज इक्वल टू I -1 अपॉन N -1। So I -1 is alpha into N -1. Finally again I is equal to alpha into, अभी दिया ये फार्मूला मैंने आपको। अब बताओ दो अल्फा की वैल्यू यहां क्या?
5 माइनस 1 प्लस 1। आप बताएंगे ब्रैकेट के अंदर 5 कहां से आ गया? एक मॉलिक्यूल इसका कितने आयन बनाएगा? एन इज द नंबर ऑफ आयन्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, 5 माइनस 1 4 इंटू 0.4 1.6 आ गया, प्लस 1 दैट इज 2.6। अब लास्ट में आपने यहां पे आई की जगह 2.6 लगा देना। 2.6 इंटू 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 300। ये बच्चे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नो, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ना। प्लीज माइंड इट, व्हेनेवर देयर इज एबनॉर्मैलिटी आपको आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, 2.6 समझ आ गए? यस, प्लीज बताइए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब एक लास्ट में प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, लिखिए अपनी कॉपी पर। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड is added in an aqueous solution of potassium iodide, freezing point of the solution, options लिखिए A B C करके। A increases, B decreases, C remains unaltered। बड़ा मैं कोशिश करता हूं ऑब्जेक्टिव समझाने की। बोर्ड पर देखना आप लोग, ये बीकर है, इसमें वाटर है, बोलो क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोल दो। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया हुआ पोटेशियम आयोडाइड, ये नॉन वोलाटाइल है। बताओ, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, 272 केल्विन हो गया। ठीक है ना? अब इसमें मैंने ना ये 271 कर देता हूं केल्विन हो गया। अब मैंने इसमें ना HgI2 और ऐड कर दिया, ये भी नॉन वोलाटाइल है, पहले भी नॉन वोलाटाइल अब है ना। HgI2 ऐड किया, अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम पढ़ो जरा, देखो यही प्रॉब्लम है। एक सॉल्यूशन था जिसमें ऑलरेडी पोटेशियम आयोडाइड था, अब मैंने उस सॉल्यूशन में और क्या ऐड किया? HgI2। बोलो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, बोलो। समझ आ गया यहां पर? लेकिन बोर्ड पर देखो, हाँ देखना बच्चे, एक्चुअल में होता क्या है, ये जो दोनों है ना, ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं। अगर ये आपस में कंबाइन नहीं करते तो अभी जो मैंने बताया वो बिल्कुल करेक्ट बताया मैंने आपको। लेकिन होता क्या है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते, पोटेशियम आयोडाइड प्लस HgI2, ये कंबाइन करके K2HgI4 ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसे आप बोलते हैं नेस्लर्स रीजन। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना बेटा, सॉल्यूशन में there were 4 mole ions. Say yes or no? कैसे हुए 4 मोल? 2 आइन ये और 2 into 2 4 मोल आइन, और जो प्रोडक्ट बना इट हैज गॉट 3 मोल आइन्स। ये 3 मोल कैसे? बताओ, सॉल्यूशन में पहले कितने आइन थे और रिएक्शन के बाद अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। अब बच्चे इसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा। अगर ये आपस में कंबाइन नहीं करते तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता। सोच के बताओ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई या कम हो गई? क्यों कम हो गई? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बोलो क्यों कम हो गई? बिकॉज ऑफ, सो दैट्स व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट विल, नहीं समझ आया बच्चे? कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट उतना डिप्रेस हो जाता। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अपनी कॉपी पर आपने ये रिएक्शन लिखनी है, ये रिएक्शन लिखनी है, और लिखो लास्ट में, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइन्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया।